Students, I am Anita Kothari and today I will teach you the topic selections rule of electron transitions यानी इलेक्ट्रॉन संक्रमण के वर्ण नियम। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं हमारी, उन एनर्जी स्टेट्स में से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है किन एनर्जी स्टेट्स में होना चाहिए और किन एनर्जी स्टेट्स में नहीं होना चाहिए। समझ में आई आपको बात? यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो वो कुछ नियम का पालन करेंगे, यानी कि कौन सी एनर्जी लेवल से जिनमें ट्रांजिशन होगा और जब ट्रांजिशन होगा तो वो किस तरह से होगा। तो जो भी इन ट्रांजिशन को गवर्न करता है, जो रूल्स, वो कहलाते हैं सिलेक्शन रूल्स, है ना। यानी हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किन लेवल्स में होना चाहिए और किन में नहीं होना चाहिए, राइट। तो जो सिलेक्शन रूल है वो दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास में स्पिन सिलेक्शन रूल यानी चक्रण वरण नियम, और दूसरा है लेपोटे सिलेक्शन रूल यानी कि लेपोटे का वरण नियम। जो स्पिन सिलेक्शन रूल है इट डील्स विद द चेंज इन द स्पिन क्वांटम नंबर s, यानी इसमें जो चक्रण क्वांटम संख्या उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल, है ना। और जो लेपोटे सिलेक्शन रूल होता है उसमें आप देखिए एजुमिथल क्वांटम नंबर l यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या में परिवर्तन होता है, और इसीलिए कभी कभी हम इस नियम को क्या कहते हैं, लेपोटे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। क्या वर्ड बोला मैंने? लेपोटे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, लेपोटे का कक्षक वर्ण नियम, ठीक है। तो हम ये दोनों नियम आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से संक्रमण नहीं होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद सुनिएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो इन नियम का पालन करते हैं, या ये मैं कह दूं कि जो भी इलेक्ट्रॉन संक्रमण इन नियम के अनुसार होते हैं, उनको हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? अलाउड ट्रांजिशन, यानी हिंदी में हम कहेंगे अनुमत संक्रमण। क्या कहा मैंने? अनुमत संक्रमण, यानी जो ट्रांजिशन इन नियम के अनुसार होंगे उनको हम बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशन, और जो ट्रांजिशन इन नियम के विरुद्ध होंगे यानी इसके अनुसार नहीं होंगे वो कहलाएंगे फॉरबिडन ट्रांजिशंस यानी वर्जित संक्रमण। क्या वर्ड बोला मैंने? वर्जित संक्रमण। तो आप यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी क्लियर रखिएगा कि सिलेक्शन रूल हमें बताएगा कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होने चाहिए और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं होने चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इन वर्ण नियम का पालन करते हैं उनको हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन यानी कि अनुमत संक्रमण, और जो ट्रांजिशन इन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें हम कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन यानी कि वर्जित संक्रमण। अब ये है कि जो भी ये आपके जो ट्रांजिशंस हैं इनके ऊपर लाइट का जो रूल है बियर लैम्बर्ट लॉ, कौन सा है वो? बियर लैम्बर्ट लॉ। दिस इज द लॉ ऑफ लाइट, बियर लैम्बर्ट लॉ। प्रकाश का जो नियम है वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और वो प्रकाश का नियम हमें क्या बताता है? log I0 अपॉन I इक्वल्स A, राइट। ध्यान से देखिएगा क्या बोला मैंने, log I0 अपॉन I इक्वल्स A, where I0 is the intensity of incident light, intensity of incident light यानी कि आपतित प्रकाश की तीव्रता है। I is the intensity of transmitted light, transmitted light यानी कि पारगत प्रकाश की तीव्रता है, and A is the absorbance, A क्या है? अवशोषणांक है, राइट। तो मैं इसको इस तरह से और रिप्लेस कर सकती हूँ, log I0 अपॉन I इक्वल्स एप्सिलॉन CL। क्या लिखा मैंने? एब्जॉर्बेंस इक्वल्स एप्सिलॉन CL के बराबर होता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ log I0 अपॉन I इक्वल्स एप्सिलॉन CL, वेयर C स्मॉल c इज द कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता मोल पर लीटर में। क्या है ये? सांद्रता मोल पर लीटर में, एंड हियर इट इज स्मॉल l, l इज द लेंथ ऑफ द पाथ यानी पथ की लंबाई है, लेंथ ऑफ द पाथ इन सेंटीमीटर, ये पथ की लंबाई होती है सेंटीमीटर में, राइट। तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट करती हूँ, हम वर्ण नियम पढ़ रहे हैं जो हमें ये बताएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है और यह इलेक्ट्रॉन के संक्रमण में किन नियम की पालना होनी चाहिए। हम दो तरह के संक्रमण पढ़ेंगे,
स्पिन सिलेक्शन रूल, चक्रण वरण नियम, लेपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे का कक्षक वरण नियम। और ये सारे जो संक्रमण होते हैं वो प्रकाश के बियर लैम्बर्ट नियम का पालन करते हैं, और वो है log I0/I इक्वल्स A, दैट इज एब्जॉर्बेंस। और यहाँ पर हमने ये देखा कि दिस इक्वल्स टू बी log I0/I इक्वल्स एप्सिलॉन CL। एप्सिलॉन इज नोन एज मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्या वर्ड बोला मैंने, देखिएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स मोलर एब्जॉर्प्शन, मोलर एब्जॉर्बेंस कोएफिशिएंट, यानी मोलर अवशोषण गुणांक कहलाता है, राइट। अगर किसी स्पेक्ट्रा के लिए या किसी ट्रांजिशन के लिए एप्सिलॉन का मान ज़्यादा है, राइट, तो वो जनरली अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, यानी जो अनुमत संक्रमण होते हैं उनके लिए एप्सिलॉन का मान ज़्यादा होता है, इसकी वैल्यू हाई होती है। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं, जो वर्जित संक्रमण होते हैं, उनके लिए एप्सिलॉन का मान क्या होता है, कम होता है। यानी एप्सिलॉन हमें किसी भी स्पेक्ट्रा में उसकी तीव्रता को बताता है, पीक की तीव्रता को। अगर पीक की तीव्रता ज़्यादा है यानी एप्सिलॉन का मान ज़्यादा है, इसका मतलब वो एक अलाउड ट्रांजिशन है। अगर एप्सिलॉन का मान कम है तो हम कहेंगे वो एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो आप यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर रख लीजिए दिमाग में। पहली बात मैंने क्या कही, अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी अनुमत संक्रमण, और दूसरा क्या बोला मैंने, वर्जित संक्रमण। अनुमत वो जो कि वरण नियम के अनुसार है, और फॉरबिडन वो जो कि वरण नियम के अनुसार नहीं है। दूसरा वर्ड मैंने बोला एप्सिलॉन, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वो हमें ये बताता है कि जो अलाउड ट्रांजिशन है उसके एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा है, और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है उसके एप्सिलॉन की वैल्यू कम है, राइट। नाउ वी कम टू द आवर फर्स्ट सिलेक्शन रूल, दैट इज स्पिन सिलेक्शन रूल। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू करूंगी और आगे जाऊंगी, आप देखिएगा ध्यान से, राइट। तो पहली डेफिनेशन आप नोट करिएगा, क्या बोल रही हूँ मैं, देखिएगा। सपोज दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट। क्या है ये, ग्राउंड स्टेट, एंड दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था है। हमारा इलेक्ट्रॉन सपोज इस तरह से यहाँ प्रेजेंट है, राइट। तो देखो मैं क्या आपकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिया। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, राइट, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड नॉट चेंज, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा मेरे डायग्राम को, क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऊपर एक्साइट हुआ है, यहाँ से यहाँ चला गया, राइट, लेकिन उसने अपना स्पिन नहीं बदला, उसका जो स्पिन यहाँ था वही है। या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है ना। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड नॉट चेंज, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, आप देखिएगा, कैपिटल एस। क्या लिखा मैंने, कैपिटल एस। क्या है कैपिटल एस, कैपिटल एस इज द रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, यानी परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है। यानी ये हमें एक एक स्पिन के बारे में बताएगी। देखो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा किस तरह से मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन है +½ ओके, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन है -½ राइट। इन दोनों का अगर मैं समअप करूंगी तो वो आएगा कैपिटल एस, रिजल्टेंट यानी परिणामी कुल, आएगा समझ में। तो इन दोनों का अगर मैं समअप करूंगी तो आप देखोगे कि दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या नोट कर रहे हैं, यहाँ पर स्पिन क्या है, del S 0 ओके। सेम थिंग इज हियर द स्पिन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज +½ स्मॉल s लिखा है, देखो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी मैंने क्या लिख दिया, -½ अब जब दोनों का मैं समअप करूंगी तो मैंने कैपिटल वर्ड यूज करा है, कैपिटल मीन्स रिजल्टेंट, और जब मैं स्मॉल लगा रही हूँ तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ ओके। तो कैपिटल एस इसका भी क्या हो गया, 0 ओके। तो अगर मैं आप कहूँ कि इन दोनों में अगर मुझे कंपैरिजन करना है, इन दोनों में मुझे डिफरेंस देखना है, तो आप क्या देखोगे कि दोनों का डिफरेंस del S इज 0 है या नहीं, ये बताइए। सपोज मैंने इसको S1 कह दिया, इसको S2 कह दिया, तो S2 - S1 इज del S, तो वो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना।
तो देखो मैं दूसरी डेफिनेशन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड डेफिनेशन ये कहता है कि फॉर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, चक्रण अनुमत संक्रमण के लिए डेल एस शुड बी 0। डेल एस का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि उसका स्पिन नहीं बदलना चाहिए। क्या ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है? फिर से आपको मैं देखो बेसिक से शुरू करती हूँ। और बेसिक हमारा क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हुआ है तो जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ थे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो कैपिटल स्मॉल एस हमें बताता है एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, कैपिटल एस हमें बताता है इन दोनों के समअप के बारे में। क्लियर है बोलो? तो इन दोनों का समअप क्या आ गया यहाँ पे इन दोनों का समअप 0 आ गया, यहाँ पर भी इन दोनों का समअप 0 आ गया, यानी रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, परिणामी चक्रण को क्वांटम संख्या। तो आप ये देखेंगे कि इसमें परिवर्तन 0 है। तो दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बोली? फॉर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, ये क्या है? अलाउड ट्रांजिशन है, अनुमत है। डेल एस इज 0, डेल एस में परिवर्तन 0 होना चाहिए। गॉट इट? अब देखो मैं इसको जरा उल्टा करके मैं फॉरबिडन ट्रांजिशन आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से करते हैं हम। राइट? देखो अब फॉरबिडन अगर मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ तो आपको मालूम है कि क्या हुआ। सपोज यहाँ पर ये मैंने लिया, तो आप क्या नोट करेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे यहाँ पर, है ना? तो अब अगर मुझे फॉरबिडन करना है तो फॉरबिडन क्या होगा कि चक्रण बदल जाए, है ना? तो आप यहाँ देख लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बदल दिया मैंने, देखो आप, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक का स्पिन प्लस हाफ, है ना? दूसरे का क्या हुआ? माइनस हाफ। एक का स्पिन प्लस हाफ, दूसरे का स्पिन हो गया माइनस हाफ। राइट? तो कैपिटल एस यहाँ का क्या हुआ? 0 हुआ। राइट? लेकिन यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर एक का स्पिन है प्लस हाफ, दूसरे का स्पिन भी क्या है? प्लस हाफ। सो द कैपिटल एस इज 1। राइट? तो आप क्या नोट कर रहे हैं? द डेल एस इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डेल एस का मान 0 के बराबर नहीं है बल्कि 1 है। तो ऐसे जो ट्रांजिशंस होते हैं ये फॉरबिडन होते हैं, यानी कि वर्जित होते हैं। समझ में आई आपको बात? फॉरबिडन क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो गया, तो ये वर्जित है और इस तरह का संक्रमण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेल एस की में जो चेंज है वो 0 नहीं है। क्लियर है बोलो? तो ये दोनों चीज आपको मेरे ख्याल से दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। पहली डेफिनेशन क्या कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या हम ये कह दें कि डेल एस का जो मान है वो क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। अब मैं देखो थर्ड डेफिनेशन बोलूंगी, लेकिन थर्ड डेफिनेशन बोलने से पहले आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, एक वर्ड, दैट इज मल्टीप्लिसिटी। हिंदी में जिसे हम कहते हैं बहुकता। क्या वर्ड बोलते हैं? बहुकता। द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिसिटी इज 2s+1 और इट इज n+1। याद रखिएगा क्या बोला मैंने? द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिसिटी इज 2s+1 और n+1, वेयर s अभी भी मैंने आपको बताया क्या? s इज द रिजल्टेंट यानी परिणामी स्पिन क्वांटम नंबर, है ना? कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका समअप है। ओके? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट? तो अब आप देखिएगा जरा, मैं आपको करके बताती हूँ कि जैसे सपोज किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है बताइए, है ना? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला में देखिएगा 2 इंटू एस क्या है? टोटल स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन हो गया हाफ, +1 कितना आ गया बताइए? 2 से 2 गया, 2 आ गया ना? अब देखो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल रही हूँ, इसी को ही कैसे निकालूंगी डायरेक्ट फॉर्मूला से? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, +1 तो भी क्या आया? 2। तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये करो, इससे हमारे पास मल्टीप्लिसिटी आ जाती है। राइट? तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना जरूरी है हमारे को कि मल्टीप्लिसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके? तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले कॉलम में लिख रही हूँ मैं नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सपोज 0 1 2 3 कुछ भी लिख लीजिए आप। ओके, ये क्या हो गया, n, किसकी वैल्यू हो गई, n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। सेकंड कॉलम में आप लिखिए s, s क्या है बोलिए, रिजल्टेंट यानी परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई है। ओके, यहां पर आप निकालिएगा मल्टीप्लिसिटी यानी कि बहुवक्ता, जो कि फॉर्मूला क्या बताया, या तो 2s+1 से करो या फिर किससे करोगे, n+1 से। और यहां पर देखिए कि हम उसको क्या कहते हैं। ओके, तो हम एक एक करके बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिएगा आप। हाँ, इफ यू हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 तो कम टू द डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर ध्यान से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, ओके, सो मल्टीप्लिसिटी इज 1, है ना। और अगर आप ये देखो इसका टोटल स्पिन तो वो 0 आ गया, अगर आप टोटल स्पिन 0 यहाँ रखो फॉर्मूला में तो ये 0, तो भी हमारे पास 1 ही आएगा, है ना। तो हम चाहे तो डायरेक्ट से कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। अगर हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप देखिएगा कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 यानी 2 मल्टीप्लिसिटी हो गई ना भाई। या आप ऐसा करिए, इसका स्पिन निकालिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन कितना होगा बताइए, हाफ होगा ना, हाफ को इसमें रखिए तो 2 से 2 गया, मतलब मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई ना भाई। इसी तरह से आप 2 पे आ जाइए, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास है ना, तो क्या हो गया, स्पिन 1 हो गया ना, हाफ प्लस हाफ 1, ओके। या मल्टीप्लिसिटी आ गई आपकी 3, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 + 1 3, है ना। या फिर आप ऐसा कर लो कि 1 लिख लो इसमें, तो 2 + 1 3, कैसे भी कर लीजिए। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3/2 और मल्टीप्लिसिटी हो गई आपकी 4, क्योंकि 3 + 1, या फिर आप 3/2 इसमें रखिए तो भी आपका क्या आ जाएगा 4, राइट। तो ये मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया क्या, 2s+1, वेयर s इज द रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, यानी जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके स्पिन को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर आता है। ओके, और हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, n+1, कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें एक प्लस कर दीजिए तो आपके पास में मल्टीप्लिसिटी यानी बहुवक्ता आ जाएगी। ओके, अब हम जो टर्म यूज करते हैं वो क्या देखिएगा कि जब मल्टीप्लिसिटी 1 है तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंगलेट। क्या कहते हैं, सिंगलेट, एकक, याद करिएगा। व्हेन मल्टीप्लिसिटी इज 1 द टर्म गिवन इज सिंगलेट, एकक, यानी जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उसको हम सिंगलेट कहते हैं। आई बात समझ में। एंड इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, देखिएगा ध्यान से, तो आप मल्टीप्लिसिटी कितनी देख रहे हो, 3, तो ये कहलाएगी आपकी ट्रिपलेट स्टेट। क्या कहलाएगी, ट्रिपलेट, यानी त्रिक अवस्था। ओके, एंड इफ मल्टीप्लिसिटी इज 2 देन डबलेट एंड सो ऑन। ओके, यानी आप क्या कर रहे हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्पिन निकाल रहे हो और फॉर्मूला में निकल के बहुवक्ता निकाल रहे हो, और आप ये देख लो कि अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम सिंगलेट कहते हैं, और अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से, राइट। आप अच्छे से एक बार कंसंट्रेट करके इसको पढ़ लीजिए टर्म्स को। ओके, तो अब मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। क्या वर्ड बोल रही हूँ मैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगलेट टू सिंगलेट, from singlet to singlet and from triplet to triplet is allowed। ये क्या है, अलाउड है, अनुमत संक्रमण है ना। सिंगलेट का सिंगलेट में हो सकता है, ट्रिपलेट का ट्रिपलेट में हो सकता है, बट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगलेट टू ट्रिपलेट or from triplet to singlet is not allowed, is forbidden। तो आपको मेरी बात समझ में आई, जब फॉरबिडन होगा तो मैंने कट लगाया, इसका मतलब ये अलाउड नहीं है, और ये जब डबल एरो लगा रही हूँ मतलब सिंगलेट का सिंगलेट में और ट्रिपलेट का ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। बोलो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हुई क्या, हुई ना।
कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण सिंगलेट से सिंगलेट में जा हो सकता है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में हो सकता है, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट और ट्रिपलेट से सिंगलेट नहीं हो सकता। और ये चीज़ बेसिकली देखा जाए तो बिल्कुल वही है जो मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कैसे देखिएगा, हमने क्या कहा था, सिंगलेट क्या होता है, सिंगलेट वो होता है जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन सिंगलेट से सिंगलेट में हो सकता है, मतलब जब ट्रांजिशन हो तो ये स्थिति हो। आई बात समझ में या नहीं? यहाँ पर भी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है ना। और जब मल्टीप्लिसिटी 1 होती है तो उसको हम कहते हैं सिंगलेट। ओके, और ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जब भी एक्साइटेशन होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n2 है तो मल्टीप्लिसिटी 2 + 1 यानी कि 3 हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर वही बात कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, राइट। अब इसी को चाहो तो एक डेफिनेशन और सुन लीजिएगा ध्यान से, मैं बोल रही हूँ ध्यान दीजिए। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस ओनली इन द स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी। यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण केवल समान बहुलकता वाली अवस्थाओं में ही होता है। यानी इलेक्ट्रॉन संक्रमण केवल उन्हीं स्टेट्स में होगा जिनकी बहुलकता बिल्कुल समान है। क्लियर? तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सिलेक्शन रूल हमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण के बारे में बताते हैं कि कौन सा संक्रमण होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। ओके, ये बियर-लैम्बर्ट नियम का पालन करते हैं। जो इस नियम के पालन करते हैं उनको हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, और जो नियम का पालन नहीं करते उनको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। ओके, उनको हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं। और जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ये अगर ज़्यादा होती है तो वो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, और इसकी वैल्यू कम होती है तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। ओके, स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या डेल एस का मान 0 होना चाहिए। ओके, या सिंगलेट से सिंगलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होना चाहिए, सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिन सिलेक्शन रूल। ओके, नाउ कम टू द रिलैक्सेशन इन स्पिन सिलेक्शन रूल। यानी चक्रण वर्ण नियम में विश्रांति। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक डाउन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल, यानी चक्रण वर्ण नियम में भंजन। यानी कहने का मतलब कि संक्रमण इस नियम के अनुसार होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे संक्रमण इन नियम का पालन नहीं करते, तो वो कहलाता है रिलैक्सेशन, विश्रांति, या ब्रेकडाउन यानी भंजन। किसके अंदर? चक्रण वर्ण नियम में। ओके, तो अब इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं 3D से 4D, 4D से 5D ट्रांजिशन सीरीज की तरफ जाती हूँ तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग बढ़ती जाती है। सुनते जाइएगा, क्या वर्ड बोला मैंने, कि जब हम 3D से 4D, 4D से 5D ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो चक्रण कक्षक युग्मन बढ़ता जाता है। क्या कहते हैं इसको? चक्रण कक्षक युग्मन बढ़ता जाता है। ओके, यानी कहने का मतलब कि जब अगर हम 3D पे हैं तो जो ट्रांजिशन होते हैं वो स्पिन सिलेक्शन रूल का अच्छे से पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कपलिंग कम होती है। लेकिन जब हम 4D पर आते हैं तो स्पिन के साथ ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है। स्पिन के साथ किसकी मिक्सिंग हो गई? ऑर्बिटल की, है ना। ये स्पिन क्वांटम नंबर है और ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है जो कि ऑर्बिटल से रिलेटेड है। ओके, तो जब स्पिन और ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाएगी तो ये नियम टूट जाएगा। ओके, और दिस इज नोन एज हैवी एटम इफेक्ट। ओके,
फिर से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। हम नियम में ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं। ब्रेकडाउन की वजह क्या है कि जब हम 3D से 4D, 4D से 5D की तरफ आते हैं, यानी जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग बढ़ती जाती है, राइट। और इस स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को बढ़ने को हम कहते हैं हैवी एटम इफेक्ट, भारी परमाणु प्रभाव कहते हैं। और इसकी वजह से, ध्यान से सुनिए, इसकी वजह से ही स्पिन फॉरबिडन बैंड्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। देखिएगा इस वर्ड को पकड़िए, क्या बोला मैंने, चक्रण वर्जित बैंड की संख्या में वृद्धि होती है। यानी जहां हल्के तत्व हैं जैसे 3D ट्रांजिशंस, वो चक्रण वर्ण नियम का काफी हद तक पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्पिन और ऑर्बिटल की आपस में कपलिंग इतनी कॉमन नहीं है या नहीं होती है। लेकिन जब हम 4D पे आते हैं और जब हम 5D पे आते हैं तो वहाँ पर स्पिन जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ कपल हो जाता है, युग्मित हो जाता है। और इस युग्मन की वजह से जो चक्रण वर्जित बैंड है वो दिखाई देने लगते हैं और इन बैंड की तीव्रता बहुत ही कम होती है। इनके लिए एप्सिलॉन का मान बहुत कम होता है, राइट। तो मैं फिर से अपनी बात को एक बार वापस सम अप करती हूँ। क्या वर्ड बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जनरली स्पिन अलाउड ट्रांजिशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? स्पिन अलाउड ट्रांजिशन शो करते हैं, जिसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है और जिनका एप्सिलॉन का मान भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो नीचे वाले हैवी एलिमेंट्स हैं जो कि 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करते हैं, वो उनके अंदर स्पिन फॉरबिडन बैंड्स की संख्या बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है? स्पिन फॉरबिडन बैंड्स की संख्या बढ़ती जाती है और उनके लिए एप्सिलॉन का मान काफ़ी कम होता है। और इसीलिए जो स्पेक्ट्रा होता है किसका, हैवी एलिमेंट्स का, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो बहुत ही डेंस, काफ़ी डेंस होता है और बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। वो बैंड के फॉर्म में होता है। बैंड मतलब चौड़ा होता है, इट इज़ नॉट शार्प। क्लियर बोलो। So this is all about spin selection rule. In my next video I will teach you about the Laporte selection rule. प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा बारीकी से कंसंट्रेट करके सुनिए ताकि हम आगे इसको अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।